जापानियों के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में, जब 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब जापानी सेना ने कोरियंस पर दमन करने का जो तरीका अपनाया वो बेहद शर्मिंदाजनक था। क्या था, आइए चर्चा करते हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें महिलाओं की हैं, लेकिन इन महिलाओं को कंफर्ट वुमन कहा जाता है। महिलाएं जो कि शारीरिक या देह व्यापार में लिप्त होती हैं, उन्हें आप अलग अलग नामों से पुकारते आए हैं, लेकिन जापान में इन महिलाओं को, कोरियन महिलाओं को जो कि सेक्स स्लेव्स थी, इन्हें कंफर्ट वुमन के नाम से पहचाना जा रहा था। ये कंफर्ट वुमन थी क्या और कंफर्ट स्टेशन की कहानी क्या थी, आगे जानते हैं। साथियों, कहा जाता है कि जापानियों ने जब कोरिया पर 1910 में कब्जा किया, उसके बाद वो यहां पर अपना शासन और राजकाज बढ़ाने लगे। धीरे धीरे जब सुगबुगाहट कोरियंस के द्वारा विरोध के रूप में होने लगी और जापान ने इस विरोध को कुचलने के लिए अपनी सेना साउथ कोरिया भेजना या फिर कोरियन पेनिनसुला भेजना शुरू की, उसी दौर में जापानी सेना अपना सारा साजो सामान लेकर के तो पहुंच गई, लेकिन महिलाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने कोरिया में या कोरियन पेनिनसुला में कंफर्ट स्टेशन का निर्माण किया। कंफर्ट स्टेशंस वो क्षेत्र थे जहां पर जापानी सैनिक अपनी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति के लिए कोरियन महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाकर रखा करते थे। इन महिलाओं को कंफर्ट वुमन नाम दिया गया और इन सेक्स स्लेव स्टेशंस को कंफर्ट स्टेशन नाम दिया गया। यहां पर जापान या कोरियन पेनिनसुला में कंफर्ट स्टेशंस का निर्माण किया। कंफर्ट स्टेशंस वो क्षेत्र थे जहां पर जापानी सैनिक अपनी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति के लिए कोरियन महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाकर रखा करते थे। इन महिलाओं को कंफर्ट वुमन नाम दिया गया और इन सेक्स स्लेव स्टेशंस को कंफर्ट स्टेशन नाम दिया गया। यहां पर जापानियों ने न केवल महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया, बल्कि उनके साथ जो अमानवीय कृत्य किए, जब उनकी चर्चा पहली बार यूएन के अंदर हुई तो यूएन में सुनने वाले लोगों के आंखों में आंसू आ गए। जिस जापान ने कभी अपने इस क्रूरतम चेहरे को दुनिया के सामने नहीं आने दिया, वो चेहरा जब पहली बार यूनाइटेड नेशंस में उजागर हुआ तो जापानी इस घटना से शर्मसार हो गए। पूरी दुनिया में जापान के प्रति जो श्रद्धा भाव था, जापान को लेकर के कि ये कितने अच्छे लोग हैं, वो पूरी तरह से शर्म के मारे झुक गया। साथियों, ये दौर था कंफर्ट स्टेशंस का। कुछ इस प्रकार के घरों के अंदर महिलाओं को जिस तरह अस्तबल में घोड़े रखे जाते हैं, ऐसे जापानी सेना के द्वारा कोरियन महिलाएं जो कि बहुत कम उम्र की हुआ करती थी, उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता था। और तो और उनके विरोध करने पर, उनको विरोध करने पर या तो मार दिया जाता था या उनमें कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगा दिए जाते थे जिसकी वजह से वो कोई प्रतिक्रिया ना दे पाए। यह दौर था जिस समय जापान अपनी उस मद में घूम रहा था, एक मदमस्त हाथी की तरह दुनिया पर कब्जे करते फिर रहा था। उसे लगता था कि अब दुनिया में शायद ही उसे कोई बैकफुट पर ला पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिटलर को लगता था जर्मनी के बाद वो दुनिया के हर देश पर अपना राज स्थापित करेगा, वैसा ही जापान के शासन को लगता था। ये सब एक जैसी विचारधारा के लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो उस दौरान जापानी सेना इन कंफर्ट वुमेन्स के साथ अत्याचार किए जा रहा था। दुर्भाग्य की बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो गया, लेकिन दुनिया को इस बात के बारे में पता चलते चलते लगभग 50 साल लग गए। दुनिया को यह बात पहली बार कब पता चली, कैसे यह जानकारी निकल कर आई, वो हम बताएंगे, लेकिन जो प्राप्त जानकारी अभी मीडिया में है उन्हें आप जानिए। कहते हैं कि ये सबसे पहले गरीब घरों की लड़कियों को टारगेट किया करते थे। किसी फैक्ट्री में काम के बदले उन्हें अच्छे पैसों का लालच दिया जाता था और उठाकर उन्हें एक ऐसे ट्रक में डाल दिया जाता था जहां पर कम उम्र की लड़कियां ऑलरेडी बैठी हुआ करती थी। यहां पर कंफर्ट वुमन उन लड़कियों को कहा जाता था और उन्हें एक नंबर दे दिया जाता था। यहां पर नंबर देने का जो कार्य सिलसिला था, यह जापानी टर्म IANFU से आया था, जिसका अर्थ था राहत के लिए महिला। और यहां सैनिक लड़कियों को गांवों से ढूंढ ढूंढ कर उठाकर लाते थे। पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक सेक्स इंडस्ट्री खड़ी की जा रही थी। रोजाना हर लड़की की जिम्मेदारी 30 से 40 जापानी सैनिकों की जरूरतें पूरा करने की होती थी। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी। हालांकि कई संस्थाओं का मानना है कि जापान ने यौन गुलाम रखने की जो शुरुआत थी वो बहुत पहले से की थी, लेकिन यह जानकारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान धीरे धीरे बाहर आना शुरू हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुताबिक साल 1932 से अमेरिका के सामने समर्पण यानी 1945 तक जापान ने बड़े ही संगठित तरीके से पूरी की पूरी सेक्स इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी, जिसमें लाखों लड़कियां कोरिया की थी तो बहुत सी वियतनाम, फिलीपींस और चीन से थी। इन लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हिंसा के ढेरों वाकये हुए हैं। जापान ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए लड़कियां जो यौन रोग से ग्रस्त हो जाती थी उन्हें सीधा जला दिया जाता था या उन्हें मार दिया जाता था या एक नदी के अंदर जो बर्फ से जमी थी वहां फेंक दिया जाता था। कहते हैं कि महिलाएं प्रेग्नेंट ना हो जाएं, इसलिए उन्हें एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन जिसका नंबर 606 था वो दिया जाता था, जिसके बारे में साइड इफेक्ट तक की चर्चाएं होती हैं कि ये महिलाएं या तो सेहत में बहुत कमजोर या फिर बहुत ही फूलने जैसी हो जाती थी और ऐसी स्थिति में इनका केवल और केवल काम उन्हें पूरी तरह सेक्स स्लेव बनाकर रखना होता था। साथियों, कहा जाता है कि जापानियों ने जो मानवता के साथ दुर्व्यवहारपूर्ण स्थिति की वो केवल जापान के द्वारा कोरिया पर ही नहीं, चीन पर भी थी।
कहते हैं कि जापान चीनी महिलाओं के साथ भी कुछ ऐसे प्रयोग किया करता था। बहुत सारे यौन रोग, उन यौन रोगों का टेस्टिंग वो लाइव लोगों पर किया करता था। लाइव लोगों पर मतलब जो लोग जिंदा हैं, जो स्वस्थ हैं, उनके अंदर शरीर में बैक्टीरिया डालकर, उनके शरीर में वायरस डालकर उसका प्रभाव जांचा करता था। यौन रोग से पीड़ित महिला और पुरुषों का संसर्ग कराकर यह जांचने का प्रयास करता था कि बीमारी का प्रसार कितना होगा। उन पर दवाएं डाल करके उनको मारने का प्रयास किया जाता था, यह दवा कितना प्रभाव करेगी। एक स्वस्थ महिला या पुरुष में दवाओं का इस्तेमाल करके जापान उन्हें लाइव लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल किया करता था। जो जापान आज टेक्नोलॉजी के नाम पर दुनिया में सर्वथा पूजनीय है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है, उसने इस रास्ते तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने लोगों की जानें ली हैं, यह कहना बहुत ही दूभर होगा। ये स्थितियां जब सामने आई उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। कोरिया के अंदर तो ये बातें खूब चर्चा में थी, क्योंकि युद्ध के बाद में वो महिलाएं कहीं दिखाई नहीं थी, क्योंकि समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया या जापानियों ने उन्हें जिंदा जला दिया। लेकिन 1991 के अंदर पहली बार घटना बाहर आई जब किम हक सुन नामक एक महिला ने अपनी जानकारी कि वो कैसे कंफर्ट वुमन के रूप में कंफर्ट स्टेशन में रखी गई थी, उसने टेलीविजन पर आकर अपनी कहानी लोगों को सुनाई। कंफर्ट वुमन नाम का जो चेहरा अब तक गुपचुप अफवाह के रूप में था, वो लोगों के सामने आने लगा। जापान की यह हरकत जब सामने आने लगी तो संयुक्त राष्ट्र ने इस बात पर संज्ञान लिया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान की इस घटना को इतिहास की सबसे बड़ी सेक्सुअल स्लेवरी माना, जिसे सरकार ने वर्षों तक दबा के रखा था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1991 तक भी यह बात साउथ कोरिया से बाहर निकलकर नहीं आई थी, क्योंकि प्रमाण देने के लिए कोई नहीं था। एक महिला जिसका नाम है हांग सो गुन, उसने अपनी टेस्टिमनी यानी खुद से स्वीकार करते हुए जब कहा तो यूएन को रुला दिया। उन्होंने बताया कि जब वो 17 साल की थी तो कुछ सैनिक उनके घर आए, ट्रक में बिठाकर दूर ले गए। ट्रक में मेरी ही उम्र की और लड़कियां थी। लंबे सफर के बाद हमें एक नदी के पास बनी सूनी फैक्ट्री में छोड़ दिया। हर लड़की को एक छोटे कमरे में और हर कमरे का एक नंबर दे दिया। कई सैनिक को घंटों बाद जब एक सैनिक उसके कमरे में आया, रेप किया, मारपीट की और सब वहां से चला गया। बहुत से सैनिक आए, बारी बारी से रेप करते गए और लोग एक दूसरे को हवाले करते गए। और जब विरोध किया तो उन विरोध करने वालों ने उनका गैंग रेप किया और फिर कपड़े उतारकर बर्फीली पड़ी नदी में फेंक दिया, जिसका नाम मुंडन नदी था। यह बात जब स्वीकार की गई, यूनाइटेड नेशंस में यह बात निकलकर जब आई, तो महिलाओं के ऊपर हुए इस अत्याचार को यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2016 के अंदर अपनी हेडलाइन बनाया। वॉइसेस ऑफ सर्वाइवर्स मस्ट बी हर्ड, यूएन चीफ ने ऐसा कंफर्ट वुमन विक्टिम से मिलने के बाद कहा। कंफर्ट वुमन विक्टिम जब यूएन में जाकर अपनी दास्तान सुनाई, आप विचार करिए 1991 में पहली बार कोई महिला इस बात को बोलने के लिए सामने आई थी। साउथ कोरिया में अंदर ही अंदर जापान के प्रति नफरत थी, लेकिन कोई चेहरा नहीं था। महिला जब बाहर आकर के इस बात को बोलने के लिए सामने आई तो इस स्थिति ने लोगों को रुला दिया। यूएन ने जब इस बात को कहा तो जापान ने इस बारे में अपनी तरफ से सॉरी कहा। उसने कहा कि वो वार टाइम में किए गए इस क्राइम के लिए शर्मिंदा है। आप सोचकर देखें, जो जापान दुनिया में आज भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इसलिए आगे रखा जाता है कि जापानी बहुत ही डेकोरेटिव लोग होते हैं, ये एक एक चीज बड़े नियम और कानून से करते हैं। ये शर्मसार लोग हैं जिन्हें अपनी सच्चाई पता है। ये 2015 में अपनी तरफ से बोलते हुए पाए गए कि वी आर वेरी सॉरी कि हमने इस तरह का कृत्य किया, लेकिन कोरिया ने इनसे इंसाफ के रूप में कंपनसेशन मांगा कि आपने जितनी भी यातनाएं की, लाखों लोगों की जो आपने जान ली, इसके बदले में हमें कंपनसेशन दीजिए। ये कंपनसेशन की मांग साउथ कोरिया और जापान के बीच में बॉर्न ऑफ कंटेंशन बन गई, यानी कि लड़ाई झगड़े का कारण बन गई। साउथ कोरिया जापान के साथ रिश्ते सामान्य नहीं कर पाया क्योंकि उसकी रगों में नफरत उबल रही थी। इस नफरत के दौर को दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ फिलहाल के लिए भुला दिया है। दोनों देश एक दूसरे के नजदीक तो आए हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हमेशा साउथ कोरिया में रहेंगी और वो तस्वीरें जापानियों को शर्मिंदा करेंगी। ऐसी ही एक तस्वीर मैं आपके सामने दर्शाता हूं जिसने जापान को उद्विग्न कर दिया था। आप इस तस्वीर को देखें तो आप खुद से इस बात को समझ जाएंगे। यह तस्वीर है साउथ कोरिया में बने एक स्टैच्यू की, जिसमें एक महिला है जो कंफर्ट वुमन के रूप में बैठी है, एक पुरुष है जो दिखने में महाकाय है, यानी यह दर्शाता है कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो शर्मिंदा है क्योंकि वो महिला एक उदास चेहरे के साथ बैठी है। मानवता के साथ हुए इस क्रूरतम अन्याय को जब साउथ कोरिया ने पहली बार पब्लिक किया तो इससे जापान ने साउथ कोरिया को धमकाते हुए कहा कि यह हम दोनों के रिश्ते खराब करेगा। यानी एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। यानी इतिहास में हुई कटुता को आप दुनिया को फिलहाल मत बताइए, क्योंकि हम सुधर चुके हैं। साथियों, आपका इतिहास कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए हर कदम जब दुनिया में उठाएं तो बड़ा सोच समझकर उठाएं, क्योंकि एक दिन जिन पत्थरों पर चढ़कर आप बालिशान बंगला इमारत बना रहे हैं, वो पत्थर जब हिलने लगेंगे तो वो बंगले टूट जाएंगे। ये चीजें जापान को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन आज एक जीत है जापान की, क्योंकि साउथ कोरिया ने अपने इस कंपनसेशन की मांग को भुला दिया है। वो तस्वीरें जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई साउथ कोरिया और जापान के रिश्ते सामान्य होने की, शायद वो ये दर्शाती हैं कि दोनों के बीच अब सब कुछ सामान्य हो गया है। साउथ
कोरिया अपनी हिफाजत के लिए नॉर्थ कोरिया से जापान के नजदीक आ गया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब उन पर मिसाइल दागने की तैयारियों में है। ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर संभवतया एक दूसरे की हिफाजत सुनिश्चित कर पाएंगे। इंपीरियल आर्मी के और भी कई खौफनाक काम थे, जिनमें से यूनिट 731 गूगल पर जब आप सर्च करेंगे तो एक ऐसी बायोलॉजिकल लैब है जिस पर चीन के अंदर प्रयोग किए जाते थे। ऐसी लैब जिसमें महिलाओं और पुरुषों पर जिंदे वायरसेस और ये सब चीजें डाली जाती थी। दुनिया में ऐसे बहुत से कारण साथियों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो युद्ध के बहुत गंदे चेहरे को दर्शाती हैं। हमारे लिए युद्ध आज के सोशल मीडिया के जमाने पर एक वीडियो गेम जैसा दिखता है। इतने लोग मरे, उसके इतने लोग मरे, हमें क्योंकि आजकल जिस तरह के वीडियो गेम खेलते हैं हमें लगता है कि इंसान की जिंदगी भी शायद किसी एक कैरेक्टर की तरह है। लेकिन वास्तविकता में साथियों, जो लोग युद्ध लड़ते हैं वो तो वहीं पर शहीद हो जाते हैं या जीत जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके क्या यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, ये शायद हम और आप जब तक खुद विक्टिम ना हो महसूस नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध को सेलिब्रेट करने वाले लोगों को बचना चाहिए। युद्ध सेलिब्रेशन का कारण नहीं हो सकता। हां, यह बात हमारे कथनों में सही है कि महाविध्वंसी नवनिर्माण का कारण बनता है, और शायद यही कारण है कि जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम डाला गया तो नया जापान बनकर आया। जर्मनी के ऊपर जब हमले हुए तो आज जर्मनी सबसे यूरोप का विकसित देश बनकर आया। इंसानियत शायद फिर से समझदार तो बनी, लेकिन पुरानी हरकतें दोहराने का कहीं प्रयास ना हो जाए, इसलिए बार बार इतिहास जानते रहना बहुत जरूरी है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप जरूर हमें बताएं, और इसके साथ साथ आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।